नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार चुनाव में धांधली के जितने आरोप संभव थे वो सारे लगभग सत्ता पक्ष पे यानी एनडीए पे लग चुके हैं। फिर वो चाहे एसआईआर के जरिए विपक्ष के नेताओं का वोट काटना हो, या फिर चुनाव आयोग के निष्पक्ष ना होने का मामला हो, या फिर चाहे जिस तरीके से आचार संहिता लगने से महज कुछ दिनों पहले एक नई योजना बना के महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना हो, या फिर वोटिंग सेंटर पे सीसीटीवी का बंद होना हो, रात में ट्रक का वहां पे जाना हो। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, आप जितना सोच सकते हैं उतने आरोप इन पे लग चुके हैं। लेकिन अब जन स्वराज पार्टी ने जो आरोप लगाया है, अगर वो सही है तो फिर आप समझ लीजिए कि बिहार के चुनाव में वर्ल्ड बैंक को भी एक पार्टी की तरह यूज किया गया। मामला क्या है तो देखिए, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व राजनयिक पवन वर्मा ने एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है, या यूं कहें खुलासा किया है। उनका सीधा दावा यह है कि राज्य की महिलाओं के खाते में जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, वो पैसा राज्य सरकार के राजस्व का नहीं था। उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए का फंड वर्ल्ड बैंक के विकास लोन से डाइवर्ट किया गया था। अब आप सोच के देखिए, अगर ये आरोप सही है, जिसके चांसेस भी बहुत हाई हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं पे भी कुछ भी कर रही है। जिस तरीके से आचार संहिता को तार तार करते हुए ये पैसा बांटा गया, केवल आचार संहिता लागू होने से 1 घंटे पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया गया। और यही नहीं, जब पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को हो गई, उसके बाद भी लगभग 25 से 30 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा गया। यानी कि आचार संहिता लगने के बाद भी पैसा भेजा गया है। और अब उस पर आरोप ये कि ये बिहार के राजस्व का पैसा भी नहीं था, ये वर्ल्ड बैंक का पैसा था जो डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन पे दिया था। और इस पूरे मामले को समझने के लिए आप जरा बिहार की अर्थव्यवस्था को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आज के समय में हमारे जो राजनेता हैं वो विकास के नाम पे पूरी राजनीति करते हैं, लेकिन इन्हें एक पैसे की चिंता नहीं है कि प्रदेश का राजस्व कितने घाटे में जा रहा है। इन्हें बस चुनाव जीतने से मतलब है। बिहार सरकार के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय कुल जो टोटल पब्लिक डेट है बिहार राज्य सरकार पे, वो लगभग 4.06 लाख करोड़ का है। ये लोन है, और ये लोन इतना बड़ा है कि हर रोज इसके लिए राज्य सरकार की तिजोरी से 63 करोड़ का ब्याज भी जा रहा है। बिहार का पूरा रेवेन्यू जो है वो 2.4 लाख करोड़ का है। इसके बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 3.49 लाख करोड़ का है। यानी कि अगर बिहार 245 रुपए कमा रहा है तो 349 रुपए खर्च कर रहा है। यानी राज्य का बजट पहले से ही 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे का है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सोचो इन राजनेताओं को कितनी चिंता है। राज्य की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी कर्ज में है, बड़े घाटे से जूझ रही है, और उसमें भी चुनाव से ऐन वक्त पे 10,000 रुपए की योजना बना के 14,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया। ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल है। जन स्वराज पार्टी का आरोप है कि चूंकि राज्य सरकार के पास अपना कोई फंड था ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए विकास परियोजनाओं के लिए जो वर्ल्ड बैंक से लोन आया था उसका इस्तेमाल पैसे बांटने के लिए किया गया। पवन वर्मा ने दावा यह किया है कि वर्ल्ड बैंक से किसी खास परियोजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का फंड आया था, ये लोन है, और उसमें से 14,000 करोड़ रुपए यानी कि 2/3 पैसा डाइवर्ट किया गया बिहार की महिलाओं के खाते में डायरेक्ट। तो ये केवल आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अगर ये आरोप सत्य है तो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के साथ जो हमारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड की शर्तें हैं उसका भी गंभीर उल्लंघन है। पर सवाल ये है कि इस उल्लंघन को रोकता कौन? चुनाव आयोग तो पहले से ही बीजेपी की बी टीम बन चुका है। इसीलिए जब विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान भी ये जो डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए गए, इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की, तो भी इस पर कोई प्रतिक्रिया इलेक्शन कमीशन या ज्ञानेश कुमार की ओर से नहीं आया। आचार संहिता का मूल सिद्धांत यही है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सत्ताधारी दल को मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी नई योजना का घोषणा करना, या फिर मौजूदा योजनाओं के तहत डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करना, वो भी बल्क में, इसकी अनुमति नहीं होती है। और जहां पे गैर भाजपा सरकार होती है वहां पे इलेक्शन कमीशन आचार संहिता के इस मूल सिद्धांत को बाकायदा लागू भी करता है। किसी भी तरीके का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तुरंत रोकता है इलेक्शन कमीशन। आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्मार्टफोन योजना को रोका गया। और यही नहीं, 2019 में उड़ीसा में बीजेपी नहीं बीजेडी की कालिया योजनाओं की किस्तों को रोका गया। 2021 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कृषक बंधु और राशन स्कीम पर रोक लगाई गई। 2023 में तेलंगाना में बीआरएस की रायथू बंधु और राजस्थान में कांग्रेस की फ्री स्मार्टफोन योजना को भी रोका गया। इन सभी मामलों में इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता को लागू किया और कहा कि ऐसे स्थानांतरण, ऐसा ट्रांसफर मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। चुनाव के दौरान और केवल आचार संहिता लागू होने से पहले ही नहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद, इवन फर्स्ट फेज की वोटिंग होने के बाद भी लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में बीजेपी गवर्नमेंट ने, जेडीयू ने पैसे डाले हैं। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन ने इसको रोका, ना तो उनकी ओर से इस पे कोई सफाई दी गई। और सफाई भी कैसे आती? जो मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पे बैठा है वो अमित शाह का, इस समय जो सत्ता में है उनके कितने करीब है, ये बात किसी से नहीं छिपी हुई है। और ये ज्ञानेश कुमार वही है जो 2024 को अपने आईएएस पद से सेवानिवृत्त होने से पहले
सहकारिता सचिव में गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में काम कर चुके हैं। इनकी क्लोजनेस कितनी है, ये कोई कहने वाली बात या छिपाने वाली बात नहीं है। और उसके बाद कैसे इस मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजीआई को हटा के अपना खुद का कैबिनेट मंत्री डाल दिया, ताकि मनमाने ढंग से जिसे चाहे ये चुनाव आयुक्त बना सकें, ये भी बात सबको पता है। तो कुल मिला जुला के अब जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, उसमें राजनीतिक गठजोड़ कम और सरकारी मशीनरी के साथ साथ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की डिजाइन को ज़्यादा तैयार किया जा रहा है। उस हिसाब से चुनाव जीता जा रहा है। राज्य के ऑलरेडी खाली चल रहे खजाने को, और बात केवल बिहार की नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में खाली चल रहे खजाने से ऑलरेडी और पैसा निकाल के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके बस किसी तरीके से कुर्सी से चिपके रहने की राजनीति चल रही है। और ये वही लोग कर रहे हैं जो कभी इसको रेवड़ी कल्चर कहा करते थे। तो कुल मिला जुला के बॉटम लाइन ये है कि अगर आप विपक्ष के जो आरोप हैं उसको एक पल के लिए सच मानो, मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, पर आप एक सेकंड के लिए इसको सच मानो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि बीजेपी हर राज्य में हर चुनाव को अपना अंतिम चुनाव, अपने साख का चुनाव मान के लड़ रही है। और उसमें ना सिर्फ ये जनता को पैसा देना, विपक्ष को कमजोर करना, एक फर्जी प्रोपोगेंडा चलाना, बल्कि चुनाव आयोग से भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिस तरीके की जैसी सीट, जितनी कंफर्ट इनको चाहिए, उसी तरीके की सीट इनको आए। और उसके लिए ये केवल वोट चोरी पे डिपेंडेंट नहीं है, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज किया जा रहा है। और अगर यह आरोप सही है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा इसमें यूज किया गया है, तो वैसे भी इस चुनाव को रद्द होना चाहिए। और अगर होना चाहिए की बात आ रही है, तो सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार को अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। आप सोचो, इस एक न्यूज से, इस एक आरोप से जो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, उस पर कितना बड़ा दाग लग जा रहा है कि हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड का पैसा चुनाव में रेवड़ियां बांटने के लिए खर्च कर रहे हैं। इससे हमारी कौन सी वैश्विक साख बच रही है, आप खुद सोच सकते हैं। और अब तो वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं, वो भविष्य में भारत को किसी भी परियोजना में फंड देने से पहले उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, इन सब का बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करेगा। खैर, मामला केवल मनी ट्रांसफर का नहीं है। इस पूरे चुनाव पे, इसकी पूरी पारदर्शिता पे ही कई सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल पूछेगा कौन? जो सत्ता में है उन्हें लगता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी अब कोई तय नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन उनके जेब में है और बस थोड़ी मोड़ी जो उम्मीद टिकी है वो सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान ले, आखिर इसकी जांच हो। ईसीआई से भी अदालत ये सवाल पूछे, स्पष्टीकरण मांगे कि किन आधारों पे जिन कैश ट्रांसफर को अन्य राज्यों में रोका गया जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्हें बिहार में न सिर्फ जारी रहने दिया गया, बल्कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी उसकी किस्तें जाती रही हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक खतरनाक नजीर बन जाएगा जो हमारे लोकतंत्र को बहुत कमजोर करेगा कि कोई भी सत्ताधारी दल, चाहे वो भारी कर्जे होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय फंड, कहीं का पैसा खुला इस्तेमाल करेगा अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, अंतिम समय में वोट खरीदने में और अपने चुनाव जीतने में। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि जिस तरीके से हम धीरे धीरे लोकतंत्र से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी जो दल है उनके पास बहुत सारी पावर होती है। उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ईडी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। लेकिन जब ये सब एक एक करके निष्क्रिय होते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी अदालत बचती है जनता की अदालत। अब देखना है कि जनता की अदालत में इसका कैसे फैसला होता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं माने जाते हैं, विपक्ष का ऐसा नहीं है कि कोई जन आधार ही नहीं है, अगर विपक्ष के ही वोट को ले लें, 60% से ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट की वैलिडिटी पे सवाल उठेगा। उनके लिए गए हर डिसीजन को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जनता पे शासन करने के लिए उनको जनता ने चुना नहीं है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, ये मामला, ये आरोप, ये वोट चोरी का मुद्दा कहाँ जाके रुकेगा और कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा? कैसे जनता का विश्वास वापस लोकतंत्र पे बैठेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।